गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग जैसा जानते हैं कि यूजीसी सीएसआर की जो हमने फिजिकल साइंस को पूरी को कवर करने का यूट्यूब के माध्यम से जो पीरियड उठाया है, आज उसका फोर्थ लेक्चर सीरीज, एक सीरीज जो हमने बनाई है, आज हमारा उस सीरीज का फोर्थ लेक्चर होगा। और फोर्थ लेक्चर भी आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का होगा, यानी कि फिजिकल साइंस का क्वांटम मैकेनिक्स। अब सर, क्वांटम मैकेनिक्स नाम आते ही हमारे दिमाग में एक सोच आनी चाहिए कि सर ने इससे पिछली सीरीज के तीसरे टॉपिक पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज का डिस्कशन किया था, तो मैंने चार्ज के वहां पे नेचर क्वांटा का डिस्कशन किया था। यदि आप लोगों को याद ना हो तो मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत वैसे तो सदियों पुरानी हो चुकी थी। बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने विचार रखे हैं इसके ऊपर, जिसमें न्यूटन साहब सबसे पहले, रमन साहब, डी ब्रोगली साहब, ठीक है ना, उसके बाद आइंस्टीन साहब, मतलब ऐसे कुछ और भी वैज्ञानिक हो सकते हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, लेकिन बहुतों ने यहां क्वांटम मैकेनिक्स में अपना बहुत सारा योगदान दिया है। लेकिन क्वांटम को समझने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको एक पहलू को समझना होगा, और वो पहलू है किसका? लाइट का। लाइट, आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ लाइट है। अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं कि जो लाइट से चीजें मुझे दिख रही हैं कि वो लाइट के किस नेचर से मुझे दिख रही है? लाइट के पार्टिकल नेचर से मुझे चीजें दिख रही हैं कि लाइट के मुझे वेव से नेचर से चीजें दिख रही हैं? सोच आनी चाहिए। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब तो आप यहां पे लाइट के नेचर की भी बात करेंगे। डेफिनेटली मैं उसकी बात जरूर करूंगा, 100% उसकी बात मैं करूंगा। बेटा, प्रॉब्लम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले लाइट को समझना पड़ेगा, क्योंकि लाइट को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां पे लाइट के वेव फंक्शन की बात जरूर करूंगा, क्योंकि वेव फंक्शन सीखना बहुत जरूरी है। सीएसआर के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। श्रोडिंगर वैज्ञानिक के ऊपर तो लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, तो इसलिए लोग मॉडर्न टाइम में श्रोडिंगर इक्वेशन से तो क्वेश्चन जरूर ही पूछते हैं। तो किसी ने कहा सर लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, किसी ने कहा लाइट वेव कैरेक्टर रखती है, किसी ने कहा दोनों रखती है। तो सबकी बात, जिस फिनोमिना में उन्होंने बात कही वो बात वहां पे ठीक थी, वो बात कहीं ना कहीं उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से सही थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ी, लोगों के विचार बदले तो लोगों ने सोचने का तरीका बदल दिया। अब जब लोगों ने सोचने का तरीका बदला, चीजें नई इन्वेंट हुई, वो चीजें उस माहौल में कंडीशन में फिट हो गई। अब उस कंडीशन में फिट हो गई तो लाजमी था कि जो पहला वाला फिनोमिना, उसमें कुछ ना कुछ खामी निकलनी जरूरी थी, तो लोगों ने खामियां निकाली। खैर, बाय द वे, मैं ज्यादा आपको रिसर्च में नहीं लेके जाता, मैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करता हूं, और क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने के लिए मेरे को वेव बतानी पड़ेगी आपको। मेरे को वेव का डिस्कशन करना पड़ेगा आप लोगों से। वेव एक टाइप की तो होती नहीं है। अब आप लोग मुझे सुन रहे हो तो ये किसके माध्यम में? साउंड वेव है, जो कि एयर में ट्रेवल कर रही है। अब साउंड वेव, मैंने कहा किसी का नाम अनुज, मैंने बोला अनुज, तो पार्टिकल, एक और चीज, वेव एसोसिएट द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा सर, एनर्जी, मैंने कहा अनुज, तो अनुज जो साउंड मेरे मुंह से निकला वो एयर में है, एयर के पार्टिकल ने वेव फॉर्म में बना के एसोसिएट करके उसको तेरे कानों तक पहुंचाया। टिक 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 टिक, तेरे कानों तक पहुंच गया। इट मीन टू से, मैंने बोला अनुज, आप कौन है अनुज? तो अनुज तुझे सुनाई कैसे पड़ा? अरे मेरे मुंह से एनर्जी निकली, हवा में आई, एयर पार्टिकल्स में आई, एयर पार्टिकल्स आपस में मिले, एक दूसरे से कोलिजन किया, ऐसे करके टिक 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 करके तेरे कानों तक पहुंच गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे वाह सर, अब हम समझ गए, यानी कि यहां एनर्जी की बात होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है सर। दूसरी क्या बात होने वाली है कि यदि मैं वेव्स की बात करूंगा तो वेव्स पीरियोडिकली ट्रैवल करती है इन स्पेस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर बहुत बड़ी बात बोल गया,
पीरियोडिकली ट्रैवल करती है। मैंने कहा यस इन स्पेस। अच्छा स्पेस मतलब सर 3 डायमेंशनल, इसका मतलब सर आप आज छोड़ोगे नहीं, इसका मतलब आप 3D का कंसेप्ट भी उठाओगे। मैंने कहा यस मैं 3D का भी कंसेप्ट उठाऊंगा, मैं 1D का भी कंसेप्ट उठाऊंगा। सर 2D का क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि 2D का मेरे सब है ही नहीं सिलेबस में। 1D का है और 2D का है। पार्टिकल गया स्पेस में पहुंचा, मेरे मुंह से निकला तब तक वो 1 डायमेंशनल था। जब तक वो मेरे मुंह में था, मेरे होठों पे आया, वो 1D में ट्रेवल कर रहा था, वो 1 डायमेंशनल में ट्रेवल कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्पेस में आया, वो 3D में कन्वर्ट हो गया। भाई वो स्पेस में आते ही मतलब 3D में कन्वर्ट हो गया। मतलब पार्टिकल की मोशन 3 डायमेंशनल हो गई कि वो फ्री हो गया ट्रैवल करने के लिए x डायरेक्शन में, वो फ्री हो गया ट्रैवल करने के लिए y डायरेक्शन में, वो फ्री हो गया ट्रैवल करने के लिए z डायरेक्शन में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे वाह सर आज आप बहुत लॉजिकल बात कर रहे हो। मैंने कहा यस। जैसे जैसे सीरीज के लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि अभी आपके सामने मैं सिर्फ 4th सीरीज में आया हूं? आपके सामने सीरीज का 4th पड़ा हुआ है। इसी तरीके से फिजिकल साइंस के 1000 समथिंग वीडियोस आप लोग YouTube पे देखेंगे। बहुत सारी कोचिंग से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिजिकल साइंस के ट्यूटर बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत वीडियोस बहुत लेक्चर आप ऑनलाइन करते होंगे। आप इस सीरीज को ज्वाइन करो, आपको पता लगेगा कि आपको किसी भी ट्यूटर और किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलो खैर लेट स्टार्ट। फिर थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। यदि मैंने वेव्स की बात की तो वेव्स में मैं पीरियोडिकली बात करूंगा और पीरियोडिकली बात करूंगा स्पेस और टाइम के साथ। बिल्कुल, यानी कि वेव फंक्शन जब भी मैं बनाऊंगा तो स्पेस और टाइम, स्पेस का मतलब पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ टाइप ऑफ वेव्स की बात करूंगा। आज मैंने आप लोगों को इसलिए पहले लिखा मैं, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आया सर ना थोड़ा सा चीजें लिख दिया करो, बता दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है सर। बात करते हैं वाटर वेव्स की। किसकी बात करते हैं? वाटर वेव। सर वाटर वेव कैसे जनरेट करते हैं? देख भाई, बचपन में हम जब स्कूल जाते थे, कोई बराबर में कोई नदी नाली गड्ढा कुछ भी था, उसमें पानी भर रहा था। हमारे मन में क्या आया? हमने किंकर उठाया, स्टोन उठाया और पानी में दे मारा, छपाक। छपाक जैसे ही सुनाई दिया, हमने क्या हलचल देखी, क्या सीन देखा कि पानी उछला। पानी उछला मतलब हाइट गेन की उसने y डायरेक्शन में हाइट गेन की और वो x डायरेक्शन में भी मूव किया। अच्छा, हाइट गेन की, यानी कि जब वाटर वेव्स की बात करते हैं तो वाटर वेव एसिड विद हाइट ऑफ द वाटर लेवल, सरफेस वाटर लेवल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वाटर वेव समझ में आ गया होगा तेरे को। मैं क्या बोला? हाइट लेनी है वाटर सरफेस की विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरी वेव्स की बात करता हूं, लाइट वेव्स। देख भाई, आप लोग फटाफट से मेरा वो फिनोमिना याद करो। सेकंड सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था, सेकंड लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने कब बताया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर बताया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बताया कि चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो 2 तरीके के फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी प्रकार से लाइट वेव्स भी है ना, ये 2 तरीके का फील्ड लेके चलती है भाई। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करता है ना, वो स्पेस विद टाइम करता है। स्पेस और टाइम दोनों के संयोग से करता है। दोनों हम वहां पे कंक्लूड करेंगे। क्या क्या कंक्लूड करेंगे? लाइट वेव्स के अंदर हम लोग स्पेस और टाइम का जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर की वेव्स आती है डी ब्रोगली वेव्स। ये मैंने एक वेव्स ट्री बनाया है भाई, जिससे कि समझ में आ जाए कि सब क्या क्या करने वाले इस चैप्टर के अंदर। मैंने डी ब्रोगली वेव्स बनाया। डी ब्रोगली वेव कहूं या फिर मैटर वेव्स कहूं, ठीक है। जब मैटर, अब मैंने मारा ये सब तो कोई आयरन है, कोई आयरन रखा हुआ है, मैंने कोई ऐसे ले रखा है, कोई एक ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट, मैंने इसको कोई ऐसे छड़ ऐसे कर टन ऐसे करा तो मेरे को सुनाई दिया, कुछ साउंड सुनाई दिया, कुछ साउंड सुनाई दिया तो मैटर में वेव प्रोड्यूस हो गई और वो वेव प्रोड्यूस करने के लिए पार्टिकल की जरूरत पड़ी। तो मैटर वेव एज द पार्टिकल,
ठीक है ना। तो पार्टिकल को एसोसिएट करता है, ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव का हम लोग जिक्र करेंगे तो हम लोग पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। वेव के किस नेचर की बात करेंगे? पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, पार्टिकल की बात करेंगे। और आपको पता है, आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो यदि आप भूल गए हो तो रिकॉल कर लेते हैं। ये कोई मेटालिक सरफेस, अब मेटालिक सरफेस में क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? अरे देख हाँ ना बोलते चलो यार, मजा जब भी आता है पढ़ाने का जब आप हाँ ना बोलोगे। ये कोई मैटर, ये क्या है? मैटर। ये क्या है? बहुत सारे फोटोन, क्वांटा, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्वांटा बोलूंगा, इन क्वांटा को फोटोन भी बोलते हैं। ये बहुत सारे क्वांटा, मैं एक क्वांटा उठाया, मेटालिक सरफेस पर दे मारा, मेटालिक सरफेस से क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इजेक्ट हो जाएंगे फटाक से। एक क्वांटा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्वांटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्वांटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे क्वांटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसे क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या है? ये पार्टिकल नेचर को दिखाता है कि एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन, दो क्वांटा दो इलेक्ट्रॉन, तीन क्वांटा तीन इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, ये तो सब कुछ वही है जो हम लोगों ने 11th 12th या बीएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है। भाई काश वहीं पे सही से पढ़ लेता ना तो आज मेरी जरूरत नहीं होती। तू एक बार में विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूटर यूजीसी सीएसआर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम तू निकाल सकता था। लेकिन करा क्या? वहां तू मस्ती में रहा, आज तुझे उसके पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। समझ में बात आ रही है? ठीक है, वापस से उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो मैंने जैसा जिक्र करा था, मैंने आपको वो सब बताया। और इसी क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी वेरी कर रही है किस किस के साथ? टाइम के साथ और स्पेस के साथ, इसी को हम लोग वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। और वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल यदि पढ़ाना है तो सर क्या जिक्र करोगे? मैंने कहा जिक्र तो मैं करूंगा भाई। अब जिक्र किस चीज का होगा? चर्चा किस चीज के ऊपर होगी? तो चर्चा दो चीज के ऊपर होगी। किस किस के ऊपर? 1D के ऊपर और 2D के ऊपर। अच्छा सर, फिर 1D जो फंक्शन होगा, वेव फंक्शन होगा 1D का, वो क्या होगा? अरे 1D का वेव फंक्शन को साइन x, t से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा सर, ये क्या है? वन डायमेंशनल। आपको पता है पार्टिकल, भाई आई एम अ पार्टिकल, और पार्टिकल है यदि मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूं, किसी एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो ऐसी मोशन को कौन सी मोशन बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। यदि सर आपने 3D, आपने जैसा कहा था कि आप 3D की भी बात करोगे, तो मैंने कहा मैं 3D की भी बात करूंगा, तो मैं वहां पोजीशन वेक्टर r और t की बात कर लूंगा। यानी कि ये जो मोशन होगी 3 डायमेंशनल मोशन होगी। ठीक है ना? तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि वन डायमेंशनल का फंक्शन हो गया वेव फंक्शन साइन x, t, और इसी प्रकार से साइन r वेक्टर, t, ये 3 डायमेंशनल का हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, क्वेश्चन यदि करना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर वो कुछ चीजें क्या हैं? वेव फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है भैया। अब वेव फंक्शन की कुछ कंडीशन क्या होती हैं? सर हम लोग लिख लेते हैं वेव फंक्शन कंडीशन। आप लोग यदि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो में कॉपी पेन लेके आप नहीं बैठे तो आपके कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और यदि आपको इसको वेव फंक्शन को समझना है, इसके क्वेश्चन को करना है एग्जामिनेशन में, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप मेरी जितनी भी सीरीज के क्वेश्चन आप देखोगे, आप उनके लिए, उन्हें पढ़ने के लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए पहली कंडीशन मैं ले लेता हूं, साइन x, t ये होनी चाहिए, शुड बी फाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट। यदि ये फाइनाइट नहीं है, वेव फंक्शन जो वन डायमेंशनल का है, यदि ये फाइनाइट नहीं है, तो आपका जो वेव फंक्शन है वो वेरिएबल, यानी कि वो वेरी नहीं करेगा। उसके लिए पहली कंडीशन शुड बी फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू रखना चाहिए। ठीक है, आप देखो पहला बताया मैंने शुड बी फाइनाइट, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला सिंगल वैल्यू, और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। सपोज दैट ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी ने मेरे को बोला नितिन सर वन डायमेंशनल मोशन करके दिखाओ, मैंने वन डायमेंशनल
1 2 कदम रख दिया, फिर बीच में ब्रेक, फिर से 2 4 4 के बाद फिर से थोड़ा ब्रेक, 5 6। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस। किसी ने कहा नितिन सर मेरे पास 2 कदम चल के आओ, 1 2 कदम चल के मुझे उसके पास पहुंचना है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब है वन डायमेंशनल के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए इन द स्पेस। ये पहली कंडीशन है वन डायमेंशनल के लिए फंक्शन वेरिएबल होने के लिए, और हम तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, शुड बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यू और कंटिन्यूअस इन द स्पेस। यदि ये नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकंड कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। सेकंड कंडीशन बहुत आसान है। सेकंड कंडीशन है डी साई ओवर ऑफ डी टी, यानी कि जो आपका वेव फंक्शन है उसको आपने डिफरेंशिएट करना चाहिए। शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर इन द स्पेस, शुड बी कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द स्पेस, यानी कि आपका डी आई ओवर ऑफ डी टी भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर इन द स्पेस। यदि ऐसा नहीं है तो भी आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वेव फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सबसे तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो क्या है कि जो आपकी कंडीशंस है, कंडीशन क्या, यानी कि साइन एक्स कोमा टी मैं जो ले रहा हूं शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, यानी कि उसका स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि वो इंटीग्रेट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका जो स्क्वायर फंक्शन है वो इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा, उसका हम इंटीग्रल ही नहीं कर पा रहे हैं और आप फंक्शन को दबा अप्लाई करते जा रहे हो, फिर भी वो आपको फाइनाइट वैल्यू निकाल कर नहीं देगा। इसका मतलब है कि इंफिनिटी टू इंफिनिटी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में जाए चाहे फिर वो वाई एक्सिस में जाए, यानी कि इस फंक्शन का क्या बोला मैंने, स्क्वायर। क्या बोला भाई मैंने, इसका स्क्वायर dx क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए रे, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई, यदि आपका फंक्शन इन कंडीशंस में वेरी कर रहा है, इन कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, तो ही आपका वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज तो आपका वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं यूजीसी सीएसआर के? चलिए मैं 2015 का एक यूजीसी का एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मेरे से डिमांड भी करते हैं इस क्वेश्चन की, सर इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से कैसे समझाएंगे? अलग तरीका कुछ नहीं है, तरीका वही फिर से जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैं बहुत बेसिक तरीका लूंगा। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल, यानी कि कुछ मैं वेव फंक्शन दूंगा आपको, उसमें से बताना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो मैं आपको बता श्रोडिंगर इक्वेशंस के लिए वो एक्सेप्टेबल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है sin x इक्वल टू a sec x, सबसे पहली बात है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन sin x a tan x, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन की भी यदि मैं बात करूं तो तीसरा ऑप्शन भी बड़ा आसान है, sin x इक्वल टू a e की e x स्क्वायर। यदि मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं sin x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस ऑफ x स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था नेट यूजीसी का। ऐसे क्वेश्चन को भी देख के बोला था कि श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए क्या वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल, इनमें से कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आई गिव ओनली 20 सेकंड। आपको 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे को, आपने 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, आपको चारों ही ऑप्शन को देखना पड़ेगा। आप जब तक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा तो छोड़ दो, टाइम ज्यादा लगेगा तो छोड़ दो, लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों को बोलूंगा कि आप बिल्कुल मत छोड़ो। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं। बेशक चारों ऑप्शन को चेक करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड इसका, 5 सेकंड इसका, 5 सेकंड इसका, 5 सेकंड इसका, तभी तो मैंने कितना लिखा है।
20 सेकंड लिखा है ना, 20 सेकंड क्यों बोला? क्योंकि 20 सेकंड में पॉसिबल है, 20 सेकंड में तू इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। ठीक है, चलो 10x को करो। क्या 10x फाइनाइट फंक्शन है? क्या 10x और sec x को चेक करो कि यदि मैं x की वैल्यू π/2 पुट कर दूं, मतलब 90 डिग्री पर क्या ये फंक्शन फाइनाइट है? आप देखोगे कि sin x a sec x, और जैसे ही x की वैल्यू आपने π/2 पुट करी तो आपका फंक्शन नॉट फाइनाइट आ जाता है, यानी कि आपके फंक्शन a sec x, a tan x फाइनाइट वैल्यू नहीं रखते। अब जब फाइनाइट वैल्यू नहीं रखेंगे तो क्या फंक्शन आपका वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मुझे ऐसा करने में कितना टाइम लगा? ओनली 4 सेकंड, 5 सेकंड। मैंने तो 20 सेकंड बहुत ज्यादा समय दे दिया भाई, मैंने 20 सेकंड बहुत ज्यादा दे दिया। मैंने तो सिर्फ x की वैल्यू π/2 पुट करी है। अरे x की वैल्यू π/2 में मेरे को पता चल गया ना कि फंक्शन फाइनाइट है ही नहीं, फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा तो फाइनाइट होगा कैसे? हाँ, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ae x स्क्वायर। जरा आप इसे चेक करके बताओ कि ये फाइनाइट है। ये फाइनाइट कब नहीं है? यदि x की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी। यार आप x की वैल्यू एक बार यहां इंफिनिटी रखो, e की पावर इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी की पावर इंफिनिटी होता है, समझ में आता है क्या आता है? पता है ना? तो यानी कि तू माइनस इंफिनिटी भी रखेगा और प्लस इंफिनिटी भी रखेगा, तू खुद फंक्शन में इंफिनिटी रख रहा है, क्या वो फाइनाइट वैल्यू देगा? क्या वो फाइनाइट वैल्यू देगा? क्योंकि e की पावर x स्क्वायर तू ले रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन यदि तूने फंक्शन में माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो वो LHS की तरफ से भी फाइनाइट वैल्यू देगा और RHS की तरफ से। फटाफट से पीछे जा, 11th क्लास में जा, मैं तेरे को 7 साल पीछे जाने के लिए कह रहा हूं। हम क्या कहते थे कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसकी LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाएं। LHL वैल्यू फाइनाइट, RHL वैल्यू फाइनाइट, इक्वल टू जो फंक्शन वैल्यू वो भी फाइनाइट, मतलब वैल्यू तो मिल गई ना, वैल्यू तो आ रहा है ना, आंसर बेशक फाइनाइट आ रहा है, आंसर बेशक जो फॉर्म है जो इनफाइनाइट है, बेशक वो इनफाइनाइट है, यानी कि जो हमें इंफिनिटी जो मिल रही है वो एक वैल्यू दे रहा है ना फंक्शन। इस फंक्शन से इंफिनिटी वैल्यू मिल तो रही है ना, यदि वो LHL की तरफ से भी आए चाहे RHL की तरफ से भी आए, तो यानी कि हमारा फंक्शन sin x = a e की पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस इंफिनिटी, इन पे दोनों तरफ से हमें इंफिनिटी यानी कि फाइनाइट आंसर दे रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर इस फोर्थ आंसर sin x = a e माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फाइनाइट आंसर होगा। लास्ट आंसर हमारा ये, इसी पे आपको नंबर मिलने थे। बाकी 3 ऑप्शन ये समझाने में इतना टाइम लगा है, बाकी इस क्वेश्चन को करने के 3 सेकंड या 4 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगते हैं और आसानी से हमें पार्ट ए का हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से यही कहूंगा कि मेरी 4th सीरीज का आज का जो मेरा पढ़ाना था मेरा वो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 5th टॉपिक पे मिलूंगा। मैं आपको बोला था कि अभी ये तो आप स्टार्टिंग है, करीबन फिजिकल साइंस के 1000 ऑफ वीडियोस जो कि एक सीरीज है वो आप लोग देखोगे, कंटिन्यू देखोगे, और मैं कहता हूं सारे टॉपिक फिजिकल साइंस के आपको इसी सीरीज में मिलेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, बस मेहनत करते जाइए, मेरे साथ मिलिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बताते जाइए। थैंक यू सो मच, गुड डे।